हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, सीयूटी यूजी के एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो गए हैं 29 मई को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए इसका पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। पूरी गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। CSAS फॉर्म भरने से लेकर आप लोगों की काउंसलिंग होने तक का क्या प्रोसेस होता है, काउंसलिंग किस तरह होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, सीट एलोकेशन, फीस पेमेंट, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। इससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बच्चा SOL में एडमिशन लेना चाहता है यूजी लेवल पर, उनके एडमिशन 3 जून से शुरू होंगे। उनके लिए सेपरेट वीडियोस इसी चैनल पर बनाई जाएंगी। और जो बच्चा NCLEB में एडमिशन लेना चाहता है तो इनके एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है। ऑलराइट, अब हम यूजी रेगुलर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चा CUET देकर आया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप रेगुलर मोड में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो DU में, उस कोर्स की जो CUET की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी था, वो सारे एग्ज़ाम आप देकर आए हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू परस्यू दैट पर्टिकुलर कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, जो यूजी का एडमिशन प्रोसेस है वो 3 फेजेस में होता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या करना होता है, जो CSAS का पोर्टल लॉन्च हुआ है उसे आपको फिलअप करना होता है। अपने CUET एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन OTP आएगा, देन लॉगिन करके उस फॉर्म को कंप्लीट करने पड़ेगा। उस फेज़ 1 के अंदर आप लोगों को CSAS पोर्टल के अंदर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, कुछ एकेडमिक डिटेल्स डालनी होती हैं। एकेडमिक डिटेल्स जब आप डालो तो जो भी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं, उसमें थ्योरी में कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम और ऑब्टेन, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं, वो सब चीज़ें बहुत केयरफुली आपको डालनी होती है। सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको डालने होते हैं। और अगर कुछ आपका स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा है तो उसकी डिटेल आपको देनी होती है। और कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, और 10th 12th की मार्कशीट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और अगर आप स्पोर्ट्स या ECA कोटा से आ रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगाना होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर OBC या EWS से हो तो OBC तो NCL चलेगा, 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो इसका डॉक्यूमेंट भी 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनका जो नाम होगा अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट में, वो नाम और आपकी जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं 10th 12th के, उसमें जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर नाम अलग अलग हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलने में परेशानी हो सकती है। दूसरी बात हमारी ये है कि जो फेज़ 1 का इस फॉर्म की हम जो बात कर रहे हैं, इस फॉर्म में जो भी रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा अप्लाई करेगा तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट उसके बहुत केयरफुली हों। कोई भी अंडरटेकिंग कि भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करने को हमने दिया हुआ है सर्टिफिकेट के लिए, अंडरटेकिंग लगा दें, रिसिप्ट लगा दें, वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी जाएंगी। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। तो जो फेज़ 1 है इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसमें ये बेसिक सा काम करना है आप लोगों को, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 रुपये की है और रिज़र्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज या कुछ ECA स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, ये फेज़ 1 की बात ख़त्म। इसमें रजिस्ट्रेशन करना सभी को मैंडेटरी है। अब आती है फेज़ 2 की बारी। दोस्तों, फेज़ 2 जो होगा वो शुरू होगा CUET UG के रिज़ल्ट आने के बाद। जी हाँ, फेज़ 1 तो अभी शुरू कर दिया इन लोगों ने, लेकिन जो फेज़ 2 है वो CUET UG 2024 का जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद ही इमीडिएट वो फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन DU का स्टार्ट हो जाएगा। फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन भी सेम पोर्टल से ही करना है। जिस पोर्टल से आप फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन करोगे उसी पोर्टल में लॉगिन करके फेज़ 2 का आपको एक्टिविटीज़ करनी है। फेज़ 2 में क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फेज़ 2 का। आपको कॉलेजेस और कोर्सेज का प्रेफरेंस देना है। यानी कि अगर आप BA ऑनर्स पॉल साइंस करना चाहते हो, आप फर्स्ट नंबर पर क्या प्रेफरेंस रखना चाहते हो, सेकंड पर क्या प्रेफरेंस रखना चाहते हो, तो ये करना है।
और इसी स्टेप में, इसी फेज़ 2 में आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग कोई बड़ा काम नहीं है, जस्ट आपको उसमें सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए हैं सीयूटी में और कौन कौन से आपके क्लास 12th में, बस उसको मैप करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप जब फॉर्म भरोगे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा फॉर्म के अंदर क्या करना है। ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है मैपिंग वर्ड सुनने से। ठीक है, तो फेज़ 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेन काम यही है कि आपको कॉलेजेस एंड कोर्सेज का प्रेफरेंस देना है और इस फेज़ 2 में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस आप लोग दीजिए, सो दैट एडमिशन सीट आपको ग्रांट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ही कम प्रेफरेंस देते हैं, फिर उन्हें लगता है, फ्यूचर में रियलाइज़ होता है कि यार इस कोर्स का भी प्रेफरेंस दे देता तो शायद मुझे ये सीट अलॉट हो जाती। तो फेज़ 2 में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रेफरेंस देना है कॉलेज प्लस कोर्सेज़ का। अभी चूँकि ऑफिशियल डेट्स नहीं आई कि कब तक फेज़ 1 चलेगा, फिर कब से फेज़ 2 होगा, तो अभी डेट्स की बात नहीं करी जा सकती। और फेज़ 2 में जो आप प्रेफरेंस भरोगे, इन्हें सेव करते हुए चलिएगा प्लीज़, क्योंकि प्रेफरेंस भर के ऐड कर रहा हो आपने, सेव ही नहीं करा तो प्रेफरेंस हुआ ऐड ही नहीं हुआ। तो प्रेफरेंस ऐड करने के टाइम पर उसको सेव भी करना है, और जब डेडलाइन आएगी, यानी कि जब ऑफिशियल डेट्स अनाउंस होंगी, फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले होंगे, उससे पहले पहले जो आपने अपने प्रेफरेंस उसमें सेव किए होंगे वो अपने आप ही लॉक हो जाएंगे। इतना काम फेज़ 2 का होगा और फिर फेज़ 2 का काम ख़त्म। फिर एक्चुअल में बारी आती है फेज़ 3 की, जिसे हम बोलते हैं सीट अलोकेशन प्रोसेस या काउंसलिंग प्रोसेस या कुछ भी आप कहना चाहो। फेज़ 3 में दोस्तों क्या होता है, अब आपने फेज़ 2 में जो प्रेफरेंस दिया होता है उसके बेसिस पर प्लस आप लोगों के सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर फेज़ 3 में काउंसलिंग शुरू होती है और आपको सीट अलॉट करी जाती है। फेज़ 3 में बहुत सारे राउंड हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं, 3 से 4 राउंड मिनिमम हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिसे बोलते हैं सीट अलोकेशन राउंड। तो फेज़ 3 का जब पहला राउंड आता है, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट करी जाती हैं वो एक्चुअल सीट से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉलेज है हंसराज कॉलेज, वहाँ पर फॉर एग्जांपल बीकॉम की सीट 100 हैं, तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो थोड़े से ज़्यादा बच्चों को वहाँ एडमिशन देती है। तो फेज़ 1 में एडमिशन की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो फेज़ 3 में जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये पता लगता है कि किस बच्चे को कौन सी सीट अलॉट हुई। वो कैसे पता चलेगा, जो आपका CSAS पोर्टल है उसी के अंदर लॉगिन आप करोगे तो वहीं पर शो करता है कि आपको यदि कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको कोई सीट अलॉट हो गई फेज़ 3 में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अप्लाई और एक्सेप्ट उसमें करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही आप वो ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपलोड किए हुए होंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस कॉलेज के पास चली जाएगी जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है। फिर वो कॉलेज उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद कॉलेज वाले उसी पोर्टल में, उसी CSAS पोर्टल में पेमेंट का लिंक दे देंगे और आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के साथ ही प्रोविजनली आपका जो एडमिशन है वो उस राउंड में उस कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान, यानी कि सीट एक्सेप्ट करने और पेमेंट करने के प्रोसेस के दौरान थोड़ा सा टाइम लगता है और हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान आपके डॉक्यूमेंट से वो सेटिस्फाइड ना हो, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोगों से मंगवाएं ईमेल के थ्रू। तो आप लोगों को सीट एक्सेप्ट करने के बाद अपना पोर्टल ज़रूर से चेक करते रहना है कि यदि कोई क्वेरी अगर रेज करता है कॉलेज तो वो उसी पोर्टल में शो होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जब पूरा डिटेल प्रोसेस, डिटेल डेटशीट आएगी, मतलब किस डेट पे रिज़ल्ट आ रहा है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब अगर फर्स्ट राउंड में किसी को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में चला जाएगा, कुछ नहीं करना, उसको सेकंड राउंड का वेट करना। इसके लिए डेट्स आएंगी कब फर्स्ट राउंड होगा, कब सेकंड राउंड होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे को सीट अलॉट हुई है और वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड भी है या डिससेटिस्फाइड भी है, दोनों कैटेगरी के बच्चों को ये काम करना है कि सीट एक्सेप्ट करनी है और फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद उसे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो वो अपनी सीट को अपग्रेड करना चाह रहा है या फिर फ्रीज करना चाह रहा है। अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन फर्स्ट राउंड के बाद और सेकेंड राउंड से पहले ही आपके पोर्टल में आएगा। यदि आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लेना, और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस राउंड से तो आप अपग्रेड कर लेना। लेकिन अगर आप
किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप ये सोचो कि डायरेक्टली मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूँगा बिना कोई एक्टिविटी के, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपग्रेड करने के लिए भी आपको उस पर्टिकुलर राउंड में एडमिशन लेना होगा और एडमिशन फीस पे करनी होगी, तभी आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। फिर नेक्स्ट राउंड से पहले सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे? एक तो वो जो फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करके आ रहे हैं, और दूसरे वो जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो सेकंड राउंड से पहले क्या होगा जी, आपको एक बार फिर से अपने चॉइसेस को, अपने प्रेफरेंस को एडिट करने का मौका दिया जाएगा। जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई वो तो किसी भी कोर्स को, किसी भी कॉलेज को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको पर्टिकुलर राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है, तो सेकंड राउंड में अगर वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, तो उस अपग्रेडेशन से पहले, उस सेकंड राउंड से पहले जो वो मॉडिफिकेशन उसको अलाउ करा जाएगा, वो उन्हीं लिस्ट में अलाउ करा जाएगा, उन्हीं कॉलेजेस या कोर्स में अलाउ करा जाएगा जो प्रीवियस राउंड में सीट अलॉट हुई हैं उससे ऊपर के कॉलेजेस हैं। उसके नीचे के कॉलेजेस उठाकर आप ऊपर नहीं ला सकते, उसके ऊपर के कॉलेजेस में ही उनको शफलिंग के लिए अलाउ करा जाएगा। आई होप मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। ये हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड आएगा, फिर वही सारी एक्टिविटीज़ चलेंगी। जो सेटिस्फाइड है वो अपना फॉर्म भरो और अपग्रेड करो, सॉरी फ्रीज करो। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो अपग्रेड कर लो, और जिसको इस राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई वो फिर अपना नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों 3-4 राउंड चलते हैं। 3-4 राउंड होने के बाद फिर वो स्पॉट राउंड शुरू होता है। स्पॉट राउंड में वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जो स्पॉट राउंड अनाउंस होने से पहले पहले उनका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ होता, या तो उन्होंने विड्रॉल कर लिया या उनका नाम ही नहीं आया किसी लिस्ट में, वो बच्चे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर स्पॉट राउंड का सारा प्रोसेस चलता है। स्पॉट राउंड में कोई अपग्रेडेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अलॉट होती है सीट तो भाई उसमें एडमिशन लो या ना लो, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक रूल है मिड एंट्री का, इसको भी समझ लीजिए। मिड एंट्री का मतलब क्या होता है, जब फेज़ 3 के 2 से 3 राउंड हो जाते हैं उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, हम फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन कर रहे हैं, जिसमें बेसिक डिटेल फीस पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो उसे मिड एंट्री बोला जाता है। तो वो मिड एंट्री फेज़ 3 के सेकंड या थर्ड राउंड अलॉटमेंट के बाद शुरू होता है। उस मिड एंट्री की फ़ीस 1000 रुपये होती है। जिसने पहले फॉर्म नहीं भरा होता वो बच्चा आके उसमें फॉर्म भर सकता है और काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। 1000 रुपये लेकिन फ़ीस होती है। आइडियली अगर आप शुरू से आओगे फेज़ 1 से तो 250 रुपये की फ़ीस है, लेकिन आप मिड वे के थ्रू आओगे तो 1000 रुपये की फ़ीस आपको देनी होती है। और मिड एंट्री के थ्रू जो भी बच्चा आ रहा है उसको यदि कोई सीट अलॉट होती है उस राउंड के बाद, तो वो अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होता। या तो आप उसमें एडमिशन लो या फिर टाटा बाय बाय करके चले जाओ, दैट्स इट। ये मिड वे का रूल होता है। और जब ये सारे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो बच्चे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसी भी कॉलेज में उनका एडमिशन हो चुका होता है, तो जब कॉलेजेस ओपन होते हैं तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाना होता है। जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए हुए होते हैं, डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज वाले फिजिकली वेरीफाई करते हैं, देन आपका एडमिशन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम ठीक हैं, आपने CSS पोर्टल का इस्तेमाल करके एडमिशन ले लिया, काउंसलिंग कर ली, तो 99% आपका एडमिशन कंफर्म होगा। 1% का चांस इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब तक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते कॉलेज जाकर, तब तक एडमिशन को हम 100% कंफर्म नहीं बोल सकते। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ और है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये भी मैं समझाना चाहूँगा। देखिए, ये अपग्रेड वालों के लिए बेसिकली, आपने किसी राउंड में एडमिशन लिया, उस कॉलेज की फ़ीस 10,000 रुपये है, आपने एडमिशन ले लिया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेड के लिए चले गए और अपग्रेड वाले कॉलेज की फ़ीस 12,000 रुपये है, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा 2,000 वो आपको पे करना पड़ेगा, समझ गए। और अगर अपग्रेड वाले कॉलेज की फ़ीस सपोज 8,000 है, तो 10,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो जो बैलेंस का 2,000 अमाउंट है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, जो कि प्रोस्पेक्टस में आप लोगों के लिखा हुआ है। ऑलराइट, बाकी यही प्रोसेस है दोस्तों। एडमिशन विड्रॉल का डेट्स क्या होती हैं ऑफिशियल डेट्स तो अभी नहीं आई, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपको विड्रॉल करना है, वो सारे ऑप्शन आपके CSAS पोर्टल में ही अवेलेबल होंगे। वहीं से आप जो विड्रॉल वगैरह का ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी आई थिंक शायद 1,000 रुपये की फ़ीस वगैरह लगती है एडमिशन कैंसिलेशन या विड्रॉवल की, तो वो जब आप करोगे विड्रॉवल तो उसमें ही शो करेगा कितनी फ़ीस आप लोगों को पे करनी है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन रेगुलर मोड का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।